शैली के रूप में अपनाना, जीवन शैली के रूप में अपनाना मतलब ये चीजें उस हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 इसकी वकालत करता है। बच्चों में आत्मसम्मान, नैतिकता, रचनात्मकता का विकास की बात करता है। ठीक है ना, ये इसकी प्रारंभिक उद्देश्य है एनसीएफ 2005 की, नींव किस आधार पर लिखी गई एनसीएफ 2005 की। सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए बच्चे का, इसकी रक्षा भी की जानी चाहिए। आप कई बार पढ़ते हो ना कि छोटा सा बच्चा है, उसको टीचर ने कुछ कह दिया, उसकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर दी और बच्चा अपने आप को असहज महसूस करता है और साहब वो छत से कूद जाता है, स्कूल की बिल्डिंग से कूद जाता है। इसकी बात तो एनसीएफ 2005 कर चुका है। ये बात अलग है कि आज हम टीचर के रूप में हों, चाहे अपन कोई भी प्रिंसिपल के रूप में, हम इन चीज़ों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। अरे एनसीएफ 2005 इन चीज़ों को ध्यान दिला चुका है कि आज का बच्चा बहुत अलग है, हमें इन चीज़ों की तरफ लाना होगा, वरना वो बच्चा कुंठित महसूस करेगा, सुख छिन जाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट का उसको समाज में, उसका विद्यालय में, उसका कक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, ये उसको एहसास करवाओ। उसके ऊपर नकारात्मक टिप्पणी करके उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को गिराओ मत, याद रखना। तो आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए, नैतिकता का संचार हो, रचनात्मकता का विकास हो, क्रिएटिविटी कंप्लीटली हो, पूरा रचनात्मक बने बच्चा। तो ये याद रखना। फिर है जेपी नायक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, जेपी नायक वाला इंपॉर्टेंट है। अभी स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया था, स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया था, याद रखना। तो ये चीजें पूछ लेता है, यानी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला सारांश है, उसमें चीजें ली गई हैं। तो जेपी नायक ने क्या कहा है कि समानता, गुणवत्ता और परिमाण, तीनों शब्द याद रखना। समानता, सभी को समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के मिले, समतामूलक उदार पाठ्यचर्या। गुणवत्ता हो, जिसमें ये चीजें हो, आत्मसम्मान, नैतिकता, रचनात्मकता, कार्य केंद्रित शिक्षा, सब चीजें हो, तो गुणवत्ता भी होनी चाहिए। और परिमाण जो है, ठीक है ना, परिणाम की अपेक्षा परिमाण की बात करता है कि उसका मापन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको इसने दुग्राह्य त्रिकोण कहा है कि इनको प्राप्त करना बहुत जरूरी है, अभी तक इनको प्राप्त नहीं किया जा सका है। तो जेपी नायक ने भारतीय शिक्षा का दुग्राह्य त्रिकोण किसे कहा है? समानता, गुणवत्ता और परिमाण। तो इन चीजों का संदर्भ आ चुका है, अभी स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आ चुका है, हिंदी स्कूल व्याख्याता 2020 में। तो आपको याद रखना है कि जेपी नायक ने इनको दुग्राह्य त्रिकोण कहा है। एनसीएफ 2005 का आधार 1993 की शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट मानी जाती है, मैंने चर्चा कर ली, इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 किसकी बात करता है? प्लान ऑफ एक्शन में के 3 तत्व लेता है। यानी एनसीएफ 2005 में शिक्षा नीति के 1986 की नीति के सामान्य केंद्र की बात की है, और ऐसे ही एनसीएफ 2005 जो प्लान ऑफ एक्शन बैठाया गया था कमेटी, तो इसकी जो 3 चीजें बताई हैं इसने, वो भी इन चीजों को अपने चीज में, पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात करता है। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो वर्तमान परिवेश के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, वो उपयोगी है कि नहीं, वो हमारे जीवन में काम आता है कि नहीं आता है, तो प्रासंगिकता का समावेश होना चाहिए। लचीलापन, लचीलापन मतलब जैसी परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, नहीं कि साहब सैद्धांतिक रूप से लेके बैठ गए कि साहब यही पाठ्यक्रम रहेगा, नहीं। जैसा वक्त चल रहा है कि आज क्रिएटिविटी की जरूरत है, ठीक है ना, आज शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की जरूरत है, तो वो सब चीजें उसमें आनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, विकेंद्रीकृत होना जरूरी है। और गुणवत्ता, ये 3 शब्द इसके आधार हैं, प्रासंगिकता, लचीलापन और गुणवत्ता। कहां से लिए गए हैं? एनसीएफ 2005 प्लान ऑफ एक्शन, एनसीएफ 2005 प्लान ऑफ एक्शन 1992 की इन 3 चीजों का समर्थन करता है, उन तीनों चीजों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करता है। आगे देखिए, यह समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी समाज के निर्माण की बात करता है, ठीक है ना। ये किसकी बात करता है? एनसीएफ 2005 समतामूलक, वही चीजें हैं, वही घूम फिर के वही चीजें आ रही हैं, याद रखना, ठीक है ना। समतामूलक समाज की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करता है, बहुलवादी समाज, सभी धर्म, संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग क्षेत्र के लोग, सब लोगों को समान शिक्षा मिले, समाज के निर्माण के अनुसार शिक्षा की बात करता है। ये काम को बहुत बल देता है, काम आधारित शिक्षा, दस्तकारी की शिक्षा, कला, ठीक है, परंपरागत दस्तकारियां, ठीक है, जितनी भी अपनी प्राचीन जो गांधी जी ने बात की बुनियादी शिक्षा में, वही चीजें। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और आज आप देख रहे हो कोरोना काल में कि बड़ी वास्तव में सबसे पहली जरूरी बच्चे के लिए है कि वो स्वस्थ हो, उसकी फिजिकल एजुकेशन पे विशेष बल दिया जाए। शारीरिक शिक्षा व शांति शिक्षा का समावेश हो, इनकी विशेष वकालत करता है। इन पे बहुत प्रश्न आया, शांति शिक्षा की बात करेंगे अपना आगे, इस पे भी प्रश्न आ चुका है। शिक्षण में अंतः क्रियात्मक तकनीक को बल दिया जाए, यानी टीचिंग ऐसा होना चाहिए कि आप और मैं आपस में जुड़ें, आप मेरे से पूछे मैं आपको बताऊं। और इसलिए मैं कहता हूँ ना, ऑफलाइन क्लासेस की अपने आप में एक महत्ता है, खैर अब मजबूरी इसलिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना पड़ रहा है, और ऑनलाइन में भी मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छा मैं दूं, ठीक है। तो अंतःक्रियात्मक तकनीक होनी चाहिए,
अंतःक्रियात्मक तकनीक बहुत जरूरी है कि टीचर और बच्चे आपस में इंटरकनेक्ट हो। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करें, आप मेरे से प्रश्न पूछें। ये इंटरेक्शन बहुत होना जरूरी है, बच्चे को बोलने का स्वतंत्र मौका मिले। ये नहीं कि चुप बैठ जा, बोलेगा नहीं, मारूंगा, क्लास से बाहर पूछ लेना, अंदर पूछ लिया तो कूटूंगा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बेटा बोल, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। लचीली स्कूल कैलेंडर, लचीला स्कूल कैलेंडर मतलब जहां लगे कि ऐसा नहीं कि साहब इतने दिन ही लगेगी, ऐसे ही होगा वैसे होगा, जहां लग रहा है कि अब यहाँ छुट्टी करने की आवश्यकता है, यहाँ बीच में 20 मिनट का अंतराल देने की आवश्यकता है, तो स्कूली कैलेंडर में लचीलापन होना चाहिए। समय सारणी जिसमें आवश्यकता अनुसार भ्रमण गतिविधियां भी शामिल हो कि भई अब तो कोर्स नहीं हो रहा, भ्रमण कैसे होगा, नहीं, जो आगे प्रत्यक्ष अवलोकनीय स्थानों को दिखा के लाओ, बच्चे में इंटरेस्टिंग बन जाएगा एजुकेशन, उसको मजा आएगा, उसमें डिप्रेशन आ ही नहीं सकता यदि चीजों को फॉलो करते हैं अपन। लेकिन अपन सिद्धांतिक 8 घंटे पढ़ना ही है, 6 घंटे लगातार पढ़ना ही है, 8 घंटे टीचर लगातार पढ़ा रहा है, वो शिक्षा नहीं है, वो बोझ बन जाती है बच्चे के दिमाग पे। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में बल, यानी पंचायती राज व्यवस्था की वो बात की है इसने, यानी विकेंद्रीकरण की बात की है एक प्रकार से एनसीएफ 2005। तो ये इसके कुछ आदर्श हैं, इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो इसने एनसीएफ 2005 ने बात की। तो ये तो एक आदर्श की मैंने बात की, इसके मूल उद्देश्य क्या है, इसकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है वो एनसीएफ 2005 की ये है। अब इसमें आपको याद कि लगे गुरुजी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है शिक्षा नीति 1986 की एक सामान्य केंद्र की चर्चा की है। एनसीएफ 2005 सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है जिसमें सभी को समान अवसर मिले। जेपी नायक वाला याद रखना, समानता गुणवत्ता परिमाण दुग्राही त्रिकोण। एनसीएफ 2005 का आधार शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट। एनसीएफ 2005 प्लाज और एक्शन से 3 चीजें लेता है, प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लचीलापन। और ये काम शिक्षा, शांति शिक्षा में आगे चर्चा करूंगा, ये चीजें आगे भी आएंगी। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है शिक्षण में, और लचीलापन होना चाहिए हर जगह, जहां बच्चे के अकॉर्डिंग चीजें शामिल होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब देखिए 5 अध्याय हैं, पांचों अध्याय की अपन सीक्वेंस में चर्चा कर रहे हैं कि पांचों अध्याय किस किस चीज की चर्चा करते हैं, कौन से अध्याय में क्या महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि मैं एक प्रकार से आपको सार भी बता रहा हूं और सब चीजों को शामिल भी कर रहा हूं, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें से लेते हैं, ठीक है भाई। उद्देश्य ये है कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत सब चीजें मैंने शामिल कर ली हैं इसमें, फिर भी देखिए आप, तो इसके 5 अध्याय हैं, और जो पहला अध्याय है उसका नाम है परिप्रेक्ष्य, यानी एक प्रकार से भूमिका है इसकी एनसीएफ 2005 की। और ये जो पहला अध्याय है वो इस चीज की वकालत करता है, इसमें इन चीजों की चर्चा की गई है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे जो पाठ्यक्रम परिवर्तन, पाठ्यक्रम के ऊपर सुझाव कौन कौन से समितियों ने क्या क्या दिए हैं, और एनसीएफ 2005 इन चीजों को फॉलो करेगा। एक प्रकार से जो मैंने अभी आपको चर्चा की है वही सेम चीजें एक प्रकार से एनसीएफ 2005 बातें करता है। देखिए तो प्रथम अध्याय क्या है, परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, भूमिका है। अब आपको पूरा ये याद हो या ना हो पहला अध्याय, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट एक ही बात कहूंगा कि परिप्रेक्ष्य जब आप पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय जब आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें अभी तक के जितने भी आप पेपर देखोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रथम अध्याय में से 5 जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन में जोड़ना, रटन प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यक्रम में सर्वांगीण विकास पे बल देना, परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना, राष्ट्रीय नैतिक पर्यावरणीय मूल्यों के प्रति जीवंत बनाना, ये 5 याद कर लियो। 90% प्रश्न एनसीएफ 2005 पे इन 5 सिद्धांतों पे पूछे गए हैं। जिन बच्चों को लगता है गुरुजी माने 5 मिनट ही पढ़ना है एनसीएफ 2005, तो वो इन 5 को जरूर पढ़ के जाएंगे। बाकी इसकी कंप्लीट चर्चा मैं कर रहा हूं। देखिए पहली चीज इसमें बात करता है पहले अध्याय में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ। तो एनसीएफ 2005 शिक्षा की सामाजिक संदर्भ में किस चीज की चर्चा कर रहा है आप देख सकते हैं। प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी आप देख लें। शिक्षा का सामाजिक संदर्भ एनसीएफ 2005 अध्याय कौन सा है, प्रथम अध्याय 1 नंबर, ठीक है। यह कहता है कि ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना, यानी ज्ञान को आप केवल सूचना तक मत मानो, ज्ञान की अवधारणा को समाज से जोड़िए, जिसमें समाज भी शामिल हो, संस्कृति भी शामिल हो, समुदाय भी शामिल हो। तो ज्ञान की धारणा को विस्तृत करना ये किस में आता है, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ में। ज्ञान व अनुभव के नए क्षेत्र इसमें शामिल हो, ठीक है ना। जितने भी नए क्षेत्र हैं, बच्चा जो भी गतिविधियां करता है वो समाज, परिवार, संस्कृति, सब चीजें इसमें आनी चाहिए। समावेशी दृष्टिकोण, समावेशी दृष्टिकोण मतलब जिसमें सभी के प्रति समान दृष्टिकोण हो, सभी को शामिल भी करना है, चाहे वो योग्य बच्चा हो चाहे वो अयोग्य बच्चा हो, उसको भी शामिल करना है। आत्मविश्वास पैदा करना, आलोचनात्मक जागरूकता। आलोचनात्मक जागरूकता मतलब क्या होता है, बच्चे में आलोचना होनी जरूरी है। एनसीएफ 2005 कहता है कि आज का बच्चा जो है वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या सही क्या गलत है। मतलब हमें होता है ना कि भाई किसान आंदोलन कृषि कानून क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कृषि कानून का फायदा क्या है और कृषि कानून का नुकसान क्या है, वो किसानों को किस हद तक आगे परेशान कर सकते हैं, चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, और वो इसके फायदे भी क्या है वो भी पता होना चाहिए। मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो, आपका डेवलपमेंट हो कि ये चीज सही क्या है, वो मीडिया क्या कह रही है, अखबार क्या कर रहे हैं, उस पर मत करो।
अपनी समझ विकसित करो, अपनी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करो। ये एनसीएफ 2005। और हमारी वर्तमान शिक्षा जो है वो उसमें तो ऐसी चीज़ें ही नहीं, इसलिए आज का बच्चा, आज का युवा कूप मंडूक बन चुका है, वो किसी भी बात पे भ्रमित हो जाता है। ये बात करता है समुदाय की भागीदारी के पाठ्यचर्या निर्माण की निर्णय की बात करता है। तो शिक्षा का समाज संदर्भ क्या कहता है कि शिक्षा की ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना है, जिसमें परिवार, विद्यालय, समुदाय की भागीदारी हो, जिसमें बालक के समस्त अनुभव शामिल हो, ठीक है, बच्चे में आत्मविश्वास का निर्माण हो, बच्चे में आलोचनात्मक समझ का निर्माण हो, और वो समुदाय की भागीदारी के ऊपर निर्णय करे कि मुझे किन चीज़ों को इसमें शामिल करना है। तो ये शिक्षा के समाज संदर्भ की बात करता है प्रथम अध्याय। आगे देखिए, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। शिक्षा का उद्देश्य, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रथम अध्याय चल रहा है, देखना। तो यहां शिक्षा के उद्देश्य की जब हम चर्चा करते हैं, शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए गए हैं, मुख्य रूप से देख सकते हैं आप। उद्देश्यों की जब हम बात कर रहे हैं, ये कहता है लोकतंत्र का विकास, नागरिकों में लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करना, लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित करवाना, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय अधिकारों के प्रति आदर व प्रतिबद्धता विकसित करना। तो पहला उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का कि बच्चा लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकारों के प्रति क्या करे, आदर करे, उनको समझे और उनके प्रति प्रतिबद्ध हो, उनका कहीं भी अवहेलना हो तो उसके खिलाफ वो खड़ा भी हो। सीखने के लिए सीखना, सीखने सीखना मतलब आपने क्या सीख रखा है, यदि वो गलत है तो उसको छोड़ के नया सीखना, ये सीखने के लिए सीखना है। ये अभी स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया था, सीखने के लिए सीखने की बात कौन करता है, एनसीएफ 2005 करता है। मतलब क्या है, आपने कोई चीज सीख रखी है, आप कह दो कि नहीं वो सही है, नहीं, यदि वो गलत है तो उसको छोड़ के वो नई चीज भी सीखने के लिए तैयार हो जाना, तत्पर हो जाना, ये अवधारणा क्या होती है, सीखने के लिए सीखना होती है। समझ में आ गई। कोई चीज गलत सीख रखी है तो बिन छोड़ दो, बिन त्याग दो और नई चीज सीखने के लिए तैयार हो जाओ, या सीखने के लिए सीखना है। तत्पर होना, रचनात्मकता व काम की शिक्षा का विकास, रचनात्मकता, सौंदर्य, कला का विकास, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सीखने के लिए सीखना है, गलत चीज को छोड़ना, सही चीज सीखना है, तत्पर रहना है। क्रिएटिव, रचनात्मक शिक्षा, काम शिक्षा, स्पेशली काम शिक्षा भी बहुत बड़ी बात करता है, याद रखना। और सौंदर्य कला जो भी है, इनकी बात ये करता। तो ये शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं एनसीएफ 2005 ने। गुणवत्ता के आयाम, इसमें जीवन के सभी आयाम की चर्चा, जैसे सामाजिक न्याय, शांति, पर्यावरण। गुणवत्ता के आयाम में इसने किसको शामिल किया है, तो गुणवत्ता के आयाम में आप प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी देखना चाहो, गुणवत्ता में सामाजिक न्याय की बात की है, शांति की बात की है, शांति शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा की बात की गई। वर्तमान चुनौती कौन सी होती है, बेरोजगारी हो सकती है, बढ़ती निर्धनता हो सकती है, गिरती आर्थिक स्थिति हो सकती है, समाज में बढ़ता व्यभिचार हो सकता है, गिरते नैतिक मूल्य हो सकते हैं, उनकी चुनौतियों की बात की गई। इन पे फोकस होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो सामाजिक न्याय, शांति, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में, ये इसके गुणवत्ता के आयाम में मूल रूप से 5, इनके आधार पर 5 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए। इसके आधार पे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। अब तक जो मैंने प्रथम अध्याय में किया वो क्या बताया, शिक्षा का सामाजिक संदर्भ क्या होना चाहिए, शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य क्या होने चाहिए, और फिर इसमें 5 मार्गदर्शक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। एनसीएफ 2005 दस्तावेज निम्नलिखित 5 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनको आराम से पढ़ना। जगन शॉर्ट एंड स्वीट पढ़नो है बे, 5 पढ़ जाओ साहब। बहुत प्रश्न आया, लगभग प्रश्न यहाँ से आता है। प्रमुख सूत्र की मैंने चर्चा पहले ही कर ली है, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, ये इसका आधार है। पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 कहता है कि अब तक की जो शिक्षा है वो केवल पाठ्य वस्तु तक सीमित है, बस यही कमी है शिक्षा की। हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं हो कि केवल परीक्षा तक सीमित हो जाए कि बच्चा परीक्षा पास करे, साहब ठीक है, परीक्षा के बाद सुसाइड करता फिर रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है। क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको मैं उसके जीवन से भी जोड़ूं कि बेटा ये चीज़ जीवन में कहाँ तेरे काम आ सकती है, तू अपने जीवन में कहाँ तक इस चीज़ का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। जीवन में जब परेशानी आ रही है तो उसका समाधान कैसे करे। यानी शिक्षा को उसके जीवन से जोड़ना है, व्यवहारिकता की शिक्षा भी प्रदान करनी है, ताकि जीवन में आने वाली वो चुनौतियों का बड़ी प्रतिबद्धता के सामना कर पाए, वो डरे नहीं, हारे नहीं। आज छोटी सी असफलता से बच्चा सुसाइड कर लेता है, ये कहीं ना कहीं कमी है। तो ये कहना चाह रहा है कि शिक्षा केवल उस परीक्षा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो उसके जीवन से जोड़नी चाहिए। तो ज्ञान को स्कूल के किससे जोड़ना है, बाहरी जीवन से जोड़ना है, उसके आने वाले आगामी जीवन से जोड़ना है। ये पहला सूत्र है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ने की रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। ये जो आप कह रहे हो ना कि साहब एक ही उत्तर होना चाहिए,
होता है ना, गुरुजी कहते हैं प्रश्न लिखा दिया, उसका उत्तर किताब में दे रखा है, अब सभी बच्चों ने वैसा उत्तर दिया है तो ठीक है, वो ये कहते गलत है, ये तो रटने को बढ़ा रहा है। अरे अलग अलग उत्तर आने चाहिए, जो सेकंड चैप्टर उसमें इस बात की चर्चा करता है, अलग अलग उत्तर आने चाहिए, कहां दिक्कत है, पॉजिटिविटी है, बच्चे ने मौलिकता का तो विकास हो रहा है। आपने तो रटा दिया साहब उसको सिर्फ, तो क्या बच्चा कहाँ रट रहा है, बच्चा रटना नहीं है, बच्चे को ज्ञान को समझना है, तो उसको रटने से मुक्त करना है शिक्षा को, तो रटंत प्रणाली का विरोध करता है, इंपॉर्टेंट है, सबके सब आए हुए हैं प्रश्न में। 3 नंबर पे देखिए, पाठ्यचर्या को इस तरह आगे बढ़ाना कि वह बच्चों की चहुमुखी विकास, ये सब किताब में डाल रखे हैं, किताब आपके पास तो नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी नोट्स बनाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं है, आप तो किताब का ही तो करवा रहा हूँ कंप्लीटली, मैं समझा ही तो रहा हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़नी है, ये चीज़ छोड़नी है, बस वही चीज़ समझ बनानी है आपको, कुछ नहीं। पाठ्यचर्या को इस तरह आगे बढ़ाना कि वह बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर दे। किसके अवसर दे? चहुमुखी विकास के अवसर दे, यानी बच्चों का पाठ्यचर्या ऐसे होनी चाहिए जिसमें केवल ज्ञान नहीं हो, जिसमें केवल सूचनाएं नहीं हो, वो उसके सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक हर विकास को शामिल करे साहब। तो सर्वांगीण विकास की जो अवधारणा है उसकी बात करें, न कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बन के रह जाए, पाठ्य पुस्तक बनकर केंद्रित नहीं रह जाए, वो कंप्लीटली सर्वांगीण विकास के ऊपर आधारित हो, चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास के ऊपर हो पाठ्यचर्या, तो सर्वांगीण विकास पे आधारित, यानी ज्ञान, भाव, क्रिया, सब चीजों का समावेश हो। और चौथा बताया है, परीक्षा को पहले की तुलना में अधिक लचीला बनाना, उसे कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना। परीक्षा को केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित मत करो, परीक्षा को कक्षा कक्ष से जोड़िए। बच्चे का चाहे वो बैठने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, अंतः क्रिया करने का तरीका हो, वो भी आकलन का विषय होना चाहिए, वो भी मूल्यांकन का विषय होना चाहिए। तो परीक्षा को कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना, ये चौथा मार्गदर्शक सिद्धांत है। देख लेना, मोस्ट, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई नहीं है पांचों में से कि थे एक ने भी छोड़ दो, सब ऐसा बढ़िया तरीकों पढ़ के जाए। और पांचवा है, बच्चों में ऐसे नागरिकों के रूप में विकास जहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था, ऐसे नागरिकों के रूप में विकास जिनमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय मूल्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता में आस्था हो। तो हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, एनसीएफ 2005 ये कहता है शिक्षा के अंतर्गत कि उसमें राष्ट्रीय मूल्य, तो राष्ट्रीय मूल्य क्या है? लोकतंत्र हमारा राष्ट्रीय मूल्य है, सामाजिक, आर्थिक, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, इन सब के प्रति उस बच्चे की क्या हो? एक आस्था हो। ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत किसमें बताए गए? प्रथम अध्याय में बताए गए। अभी तक किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कि साहब ये बिंदु कौन से अध्याय में दिया गया है, तो ये भी टेंशन मत लेना कि मैं प्रथम अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ, दूसरे अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ, तीसरे अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ, चौथे अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ, या 5वें अध्याय के अकॉर्डिंग याद कर रहा हूँ। आप तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को फिक्स कर लो कि साहब ये एनसीएफ 2005 की सारपूर्ण बातें हैं, ठीक है ना। तो ये 5वां जो है वो इसका मार्गदर्शक सिद्धांत, ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एक प्रकार से ये आपका प्रथम अध्याय समाप्त होता साहब। तो प्रथम अध्याय में इंपॉर्टेंटली क्या है? शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ की चर्चा की गई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सामान्य केंद्र की जो बात की गई है उसकी ये भी वकालत करता है। जो नेशनल एक्शन प्लान है 1992 में, उसकी 3 चीज़ों किसको शामिल करता है, ठीक है, उनकी बात की गई है। प्लस शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या होने चाहिए उनकी बात की गई है, और 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात की गई है। प्रथम अध्याय है, एक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अब दूसरा अध्याय जो है उसका नाम है सीखना, ज्ञान, विकास, ठीक है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। तो सीखना व ज्ञान, ये दूसरा हमारा अध्याय है, इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी में से पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, सीखना व ज्ञान, ठीक है। लर्निंग एंड नॉलेज, ये दूसरा अध्याय है, सेकंड अध्याय है। तो अध्याय के अकॉर्डिंग याद करो तो ऐसे कर लेना, बाकी सीधे याद रखना। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको लगेगी सर मैं इतना कवर कर सकता हूं तो करना, बाकी इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। सीखना व ज्ञान, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। देखना, पहली चीज ये कह रहा है कि बालक सक्रिय। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे में बहुत संभावनाएं हैं साहब, बच्चे में बहुत ताकत है, बच्चे को आपको ये हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है कि साहब बच्चा नहीं कर, बच्चा सब कुछ कर सकता है। तो वो सक्रिय यानी खुद एक्टिव है, वो सीखता है, खुद कर सकता है, वह स्वयं जाने ये चीज क्या है। आप ये मत कहोगे नहीं तो ऐसे कर ले, नहीं, उसको पहले करने दो, वो स्वयं जाने, ठीक है। तो स्वयं जाने वो और सीखे। गलतियां अधिगम का पार्ट होती हैं, सीखना ये वापस आता है, गलतियां अधिगम का पार्ट, सीख, गलतियां करने दो उसको, सीखने दो उनसे, वह नई चीजों को आजमाए, ठीक है ना। आप कह दो अरे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको करने दो, उसको झटके कर रहा है उसको करने दो। तो जो भी नई चीजें हैं वो आजमाने दो, वो बहुत जरूरी है उसके विकास के लिए। जोड़ तोड़ करे,
कहते हैं ना, अपन ने गाड़ी बनाई, पतंग बना दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, उस चीज़ को वहाँ स्थापित कर दिया, उस चीज़ में वो चीज़ जोड़ दी, अपन कहते हैं अरे ऐसे थोड़ी जोड़ेगी, नहीं इसको करने दो, यही तो सीखना है, यही तो गजब की चीज़ है, ये तो कह रहा है वो, तो उसको जोड़ तोड़ करने दो। खिलौना ला रहा है, खिलौने को तोड़ रहा है, तोड़ने दो। होता है ना, बच्चा लाता है, टायर फेंक रहा है, तोड़ने दो, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। गलतियां करे, गलतियां अधिगम का पार्ट है, सीखने का पार्ट है, गलतियां करने दो, गलतियां करना गलत नहीं है, स्वयं उनको सुधारे। और गलतियां जब कर ली तो आप उसको देखो और उसको करने दो, खुद सुधार कैसे रहा है। जब टायर निकाले तो फिर टायर जोड़ भी रहा है, तो कैसे जोड़ रहा है, तो उसको गलतियां करने भी दो, सुधारने भी दो। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, ये प्रश्न आया हुआ है। समझ में आएगी पहली लाइन, देखो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। सीखना एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है, बच्चा स्वयं सीखता है। सामाजिक इसलिए माना गया है कि वो दूसरों को देखकर भी सीखता है, बड़ों के सहयोग द्वारा भी सीखता है, तो सक्रिय व सामाजिक गतिविधि इसको कहा गया है। बच्चे को गलतियां करने दो, बच्चे को खुद करने दो, जोड़ तोड़ करने दो, आजमाने दो। ठीक है, ये कौन बात करता है? एनसीईआरटी 2005 का दूसरा अध्याय सीखना व ज्ञान। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है कि एनसीईआरटी 2005 किस पे आधारित है, तो आपका उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र पे आधारित है। एनसीईआरटी 2005 का मूल केंद्र कौन है? बालक है साहब। बच्चों के अनुभव, उनके स्वर, उनके सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, मतलब बाल केंद्रित का मतलब है बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की गतिविधियां क्या हैं, बच्चे के अनुभव क्या है, वो हमारे पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होना चाहिए, क्लास का हिस्सा भी होना चाहिए, हर चीज में शिक्षक का केंद्र होना चाहिए, कौन? बच्चा होना चाहिए। तो बाल केंद्रित शास्त्र की बात करता है। आगे देखिए साहब, बालक स्वयं करे, सवाल पूछे, जांच करे, वही चीजें, मतलब घूम फिर के, मतलब आप इन चीजों को रटे भी नहीं ना, समझ माइंड में एक इमेज कर ले तो भी ये सही हो जाएंगे। आपको पॉजिटिविटी के साथ उत्तर देना है, स्वयं करना है। पिछली बार प्रश्न आ गया कि सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी, अनुभव इसके अनुसार, तो करके सीखना है। 5 विधियों की चर्चा करता है, लेकिन मूल प्रमुख विधि कौन सी है? करके सीखना है। प्रमुख विधि कौन सी, मैं चर्चा करूंगा लास्ट में, इसमें 5 विधियों की बात करेगा, लेकिन प्रमुख विधि कौन सी बताइए इसने? करके सीखना सबसे बेस्ट विधि है। पिछली डेट में आया हुआ प्रश्न है, करके सीखना। सवाल पूछे, टीचर से सवाल पूछे, वो सवाल पूछे तो डराओ मत, धमकाओ मत, पूछने दो उसको। जांच भी करे कि मैंने उत्तर दिया वो सही दिया, कि मैंने सवाल पूछा वो सही पूछा नहीं पूछा। अनुभव को स्कूली ज्ञान से जोड़े, मैंने घर पे क्या सीखा था और मैं स्कूल में क्या सीख रहा हूँ, उन दोनों को रिलेशन कैसे कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? अपन कहते हैं कि स्कूल में काउंटिंग सीखे तो बच्चा घर जाके कर रहा है कि साहब मैंने फ्रिज में से 4 एप्पल में से 2 एप्पल निकाले तो कितने बचे, 4 - 2 कितने हुए, तो वो चीज़ें वो घर से भी जोड़ रहा है। सीखने को भय व अनुशासन के स्थान पे आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। मारूंगा, बोल गया तो कूटूंगा नहीं, संतोष से जोड़िए, करने दीजिए, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, उसमें आनंद का समावेश होना चाहिए। तो भय नहीं हो, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन हो, आनंद हो और संतोष होना चाहिए। दंड का विरोध, भावनात्मक सुरक्षा आवश्यक। दंड का विरोध इसलिए किया गया है कि दंड से बच्चा भावनात्मक रूप से कमजोर होता है, तो ना माता पिता बच्चे को डराए, ना टीचर बच्चे को डराए। बच्चा इमोशनली बहुत मजबूत बने, और इमोशनली मजबूत बनेगा तो हर समस्या का समाधान अपने आप करेगा। बालक को विद्यालय, घर, समुदाय सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए, मैंने पहले भी चर्चा की थी। उसकी भाषा व संस्कृति को भी, यानी बालक को आत्मसम्मान की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। इसलिए बालक को कभी एहसास मत कराओ कि तू कमजोर है, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वो विद्यालय में भी सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो घर में भी सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, समुदाय में भी, सब जगह उसको महत्वपूर्ण केंद्र माना जाए। बच्चा सब कुछ है, याद रखना। और उसकी भाषा को भी, कि मान लीजिए एक बच्चा मारवाड़ी मातृभाषा बोल रहा है क्लास में, आप कह दोगे हिंदी में बात कर, नहीं, बोलने दीजिए उसको, उसकी संस्कृति जैसी है उसका भी आदर किया जाए। तो भाषा, संस्कृति, इनको भी सम्मान दिया जाए, जैसे बच्चे को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए सीखना, सर्वप्रथम शारीरिक विकास, सीखने के लिए सीखने चर्चा मैंने की थी। सीखने के लिए सीखना, सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मानी गई है? तो सीखने के लिए सर्वप्रथम शारीरिक विकास पहली शर्त मानी गई है, कि फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो उसमें योग, पौष्टिक भोजन जरूरी दो। आज हम देख रहे हैं इस चीज को, आज दुनिया पूरी समझ रही है कि वो खेलेगा, कूदेगा, बनेगा नवाब, वो बोलते हैं ना हम लोग, वो चीज ये भी है। एनसीईआरटी 2005 भी कहता है खेलना कूदना बहुत जरूरी है उसके एजुकेशन के लिए। तो खेलना कूदना उसके शारीरिक विकास से, यानी पहली शर्त होनी चाहिए सीखने के लिए। तो पहले उसको पौष्टिक भोजन, योग, खेल कूद करवाओ, ठीक है। पौष्टिक भोजन, शारीरिक व्यायाम, मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ठीक है ना, उसको जरूरत हो, उसको प्यार अपेक्षित मिले, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ठीक है।
है ना, स्नेह प्यार, उसकी भावनाओं की रक्षा की जाए, ठीक है ना, उसके सम्मान की रक्षा की जाए, ये सब मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो सीखने के लिए पहली शर्त क्या बताई गई है? शारीरिक विकास। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लेंगे सीखने के लिए एनसीएफ 2005 में पहली शर्त क्या बताई गई? शारीरिक विकास। आगे देखिए, संज्ञान इंपॉर्टेंट है। इस दूसरे अध्याय में एक चर्चा, शब्द की चर्चा की गई है कि संज्ञान का मतलब क्या है। संज्ञान का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी 2020 स्कूल व्याकरण प्रश्न आया। आप जैसे खुद आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया नहीं लगता, मैं बार बार ये कहता हूं, पढ़ते तो हम सभी हैं। आज तो सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो टाइम तो गए जब बच्चा पढ़ता नहीं था। अब बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन उसे पढ़ते समय जब ये पता चल जाएगा ना, यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मुझे लेनी चाहिए। रिसीविंग में आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं रिसीव जो सूचना कर रहा हूँ वो सभी मेरे काम की हैं या कुछ अनावश्यक भी हैं। तो जो आवश्यक हैं, उपयोगी हैं, मैं उनको सेव कर लेता हूँ, अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाता हूँ, बाकी को मैं वापस निकाल देता हूँ। ये बहुत जरूरी है, वांछनीय शिक्षण, ठीक है। तो अब ये पिछली बार आ गया तो अब आप इंपॉर्टेंट हो गया। नॉर्मली आपको नहीं पता होता तो ये आप इसको भी छोड़ सकते थे। संज्ञान का मतलब क्या गया है? संज्ञान मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का अपना एक सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है संज्ञान, जानना, समझना, ठीक है। तो संज्ञान का मतलब एनसीएफ 2005 क्या कहता है? कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं व दुनिया को समझना है। यानी आपके कार्य और आपकी भाषा से स्वयं को भी जानना है और इस दुनिया को भी समझना है। इसको इसने क्या बोला है? संज्ञान बोला। साहब, सार्थक अधिगम की चर्चा की गई है। सार्थक अधिगम का मतलब अर्थयुक्त अधिगम, मतलब अधिगम का मतलब ये लिया गया है कि ज्ञान का अर्थयुक्त निर्माण करना। ऐसा नहीं कि निर्थक बना दिया आपने, अर्थयुक्त सीखना ही लर्निंग है एक प्रकार से, ठीक है। तो सार्थक अधिगम की बात करना, रटना ना होकर ठोस वस्तु व मानसिक संकेतों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया सार्थक अधिगम है। आप में ये योग्यता होनी चाहिए कि आप उस चीज में निर्माण कर सकें, अर्थयुक्त निर्माण कर सकें, ठीक है। रटे नहीं, उसमें अपने संकेतों का प्रयोग करें, उसको उत्पादक बना दें सीखने को। ये सार्थक अधिगम है। भाषा में विचार पे परस्पर प्रगाढ़ संबंध होना भी की भी बात करता है। तो सार्थक अधिगम की बात करता है, संज्ञान की बात करता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, दूसरा अध्याय चल रहा है, याद रखना। कोठारी आयोग के समान स्कूली व्यवस्था का समर्थन। ये एक प्रकार से आप इस अध्याय में भी चर्चा की गई है, लेकिन ये मूल रूप से जो है वो अपने व्यवस्थागत सुधारों में 5वें अध्याय की बात है, ठीक है ना। कौन से अध्याय की बात है? पांचवें अध्याय की बात है। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग जो था दौलत सिंह कोठारी 1964-66, उसमें इस बात की गई थी कि स्कूली शिक्षा समान होनी चाहिए, कि एक प्राइवेट स्कूल अलग हैं, केंद्रीय विद्यालय अलग हैं, गवर्नमेंट स्कूल अलग हैं। इससे एक समाज में भिन्नता पैदा हो रही है। गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, पैसे वाला बच्चा पढ़ रहा है। तो उसने कहा था समान स्कूल व्यवस्था, बहुत अच्छा सुझाव था और ये माना भी जाना चाहिए था, लेकिन माना आज तक नहीं गया ना। एनसीएफ 2005 का माना गया। आज भी देख लो आप, शिक्षा में बदलाव परिवर्तन है, समान स्कूली व्यवस्था है। तो ये 5वें अध्याय के पाठ है ये, ठीक है ना। ये जो 5वां हमारा अध्याय है, 5वां जो अध्याय है उसमें है ये, ठीक है ना। ये 5वें अध्याय की का बिंदु है, ठीक है। बालक स्वभाव से सीखने की क्षमता, सीखने में अर्थ निकालना, अर्थ निर्माण, अर्थ का निर्माण करना ही लर्निंग माना गया है। अमूर्त सोच करे, मूर्त देखकर सीख रहा, लेकिन वो ये भी सोचे कि ऐसा ना होता तो क्या होता, विवेचना करे, ठीक है। तो अमूर्त सोचना सीखने का हिस्सा है। अर्थ निर्माण करे, ये सीखने का पहलू है। विवेचना व कार्य, ठीक है ना, कोई चीज का विश्लेषण करने की योग्यता उसमें आए, तो ये सीखने के महत्वपूर्ण पाठ माने गए। अमूर्त सोच, अर्थ निकालना, विवेचना, ठीक है ना, ये सीखने के अधिगम के पहलू बताए इसमें। सीखना विद्यालय के अंदर व बाहर दोनों जगह होता है। ये नॉर्मली अपन चर्चा भी करते हैं कि लर्निंग केवल विद्यालय तक सीमित है, नहीं, सीखना विद्यालय के बाहर भी होता है। यही तो बात कर रहा है कि अभी तक की शिक्षा केवल कहती है क्लास में ही सीख सकते हो आप, नहीं, ये कहता है कि आप बाहर शादी में भी सीख सकते हो, आप टैक्सी में जा रहे हो वहां भी सीख सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो वहां भी सीख सकते हो, कहीं भी आप सीख सकते हो, खिलौने खेल रहे हो वहां भी सीख सकते हो। तो लर्निंग को आप केवल विद्यालय तक सीमित नहीं कर सकते, अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। कौन कहता है? एनसीएफ 2005। सीखने को आसपास की दुनिया से जोड़ा जाए। बहुत बड़ी बात है ये कि आप केवल किताबी ज्ञान से मत समझिए, उसको अपने जीवन से जोड़िए। मैंने कहा ना, उदाहरण दिया ना, हम सीखने में हमारे परिवेश की जो चीजें हैं उनसे भी अपन जोड़ें, वो जल्दी लंबा स्थायी लर्निंग होगा। बालक अनुभव करे, सुने, पूछकर, लेखन, प्रयोग करके अभिव्यक्ति करते हैं। सीखने में उचित गति होनी चाहिए। उचित गति का मतलब ऐसा नहीं कि धड़ गुरुजी रटा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है 8 घंटे, परेशान हो गया, पागल हो गया। ये तो होता है, स्कूल में जाता है, सुबह बैग लेके शाम को आता है, तो बच्चे का दिमाग पे गजाते कहते हैं बेटा ट्यूशन कर ले। बच्चा सोचता है यार मैं 8 घंटे पढ़ के आया हूँ, अब मैं ट्यूशन करूँगा, फिर मम्मी पापा की सुनूंगा, ये मत करो वो मत करो। वो बच्चा टूटने लग जाता है साहब, वो बिखरने लग जाता है। एनसीएफ 2005 कहता है कि गलत है, उतना ही सिखाओ जितना उसके लिए जरूरी है। गति बहुत संयमित होनी चाहिए बच्चे के लिए। तो सीखने की उचित गति, विविधता होनी चाहिए। विविधता का मतलब क्या है
केवल एक ही प्रकार की चीज मत सिखाओ उसको, उसको जोड़ो, उसमें सब चीजें शामिल हो, उसमें मनोरंजक गतिविधियां भी हो, उसमें रोचकता भी हो, उसमें भ्रमण भी हो, ठीक है, उसमें ज्ञानात्मक पक्ष का विकास भी हो, उसमें सामाजिक चीजें भी हो, ठीक है, उसमें नाट्य कला कला संस्कृति भी चीजें भी हो, तो विविधता व चुनौतियां हो उसमें, ठीक है ना, चैलेंज भी आए उसके सामने कि बेटा तुम्हारे सामने ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाओ उस बच्चे का, तो ये चीजें बात करता है एनसीएफ 2005। तो सीखने में विविधता हो, चुनौतियां हो, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबके सब। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न आया भी था सीटेट में, ठीक है, मतलब पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे देखो, सीखने में यांत्रिकता का विरोध करता है, रटना नहीं होनी चाहिए, इससे बालक उब जाता है। अब प्रश्न ये आया था सीटेट में कि बालक उब जाता है, इसका तात्पर्य क्या है कि कार्य बार बार हो रहा है या कार्य सीखना यांत्रिक हो रहा है। तो प्रश्न ये पूछा था कि उबने का, सीखने बच्चे के उबने का कारण क्या है, तो अब उसका उत्तर क्या करना है आपको, सीखने में यांत्रिकता होनी या सीखने का बार बार होना, ठीक है ना, कोई भी चीज का बार बार होना, इसका मतलब वो बच्चा क्या करेगा, उब जाएगा। तो बार बार एक ही चीज को नहीं दोहराएं, यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न सीटेट में आया हुआ है। सीखने में मध्यस्थता आवश्यक नहीं कि मध्यस्थ होना चाहिए, वो बीच में हो नहीं, गुरु और बच्चा दोनों आमने सामने मिले साहब, उनमें प्रत्यक्ष अधिगम होना चाहिए, प्रत्यक्ष अंत्यक्रिया होनी चाहिए, बीच में कोई माध्यम नहीं आना चाहिए। आज जरूर टेक्नोलॉजी की दुनिया में माध्यम आने लग गए, ठीक है, तो वो इसका विरोध करता है एनसीएफ 2005। प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, प्रत्यक्ष सीखना उच्च संज्ञानात्मक स्तर सीखने का मौका देता है, यानी प्रत्यक्ष सीखने को बेहतर माना गया है एनसीएफ 2005 में, ये उच्च स्तर की संज्ञानात्मक योग्यता में योगदान देता है। किशोर अवस्था अस्मिता के विकास की अवस्था है, जस्ट अभी प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अस्मिता के विकास की अवस्था किसको माना गया है, किशोर अवस्था को माना गया है। अस्मिता मतलब वही चीज है, आत्मसम्मान आत्म पहचान की अवस्था है, इसलिए उसकी भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह भी स्कूल व्याख्याता 2020 में आया है, इसलिए इस लाइन को भी आप याद कर लेना। अस्मिता के विकास की अवस्था किसको माना गया है, किशोर अवस्था को। इस समय शारीरिक बदलाव बच्चे में होते हैं, रूढ़ियों को दूर करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, सामाजिक व भावनात्मक शिक्षा दी जाए उसको। चूंकि अस्मिता के विकास की अवस्था है तो उसको सामाजिक परिवेश, भावनात्मक बदलाव जो उसमें हो रहे हैं, शारीरिक बदलाव जो उसमें हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम भावात्मक शिक्षा भी दें, संवेगों के नियंत्रण प्रशिक्षण की शिक्षा भी अपन दें, ठीक है, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी अपन उसको दें। ये देख लेना। कक्षा में समावेशी माहौल की चर्चा करता है, इंपॉर्टेंट है। समावेशी माहौल का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, आपका तो गुरुजी सा चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देख लेना, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट ही वैसे भी। समावेशी शिक्षा की बात करता है, नॉर्मली एक वे में लेना है। उदार पाठ्यचर्या, अभी स्कूल व्याख्याता में ये प्रश्न भी आया है। उदार पाठ्यचर्या, उदार पाठ्यचर्या का मतलब है कि जिसमें सबको मौका मिले, बराबर मौका मिले, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हों, सब बच्चे भाग ले सकें, ठीक है। तो समावेशी का मतलब तो हो गया सभी का, वही सभी के प्रति समान दृष्टिकोण, चाहे वो गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर बच्चा हो, चाहे वो सारे रूप से असमर्थ बच्चा हो। उदार पाठ्यचर्या का मतलब ये है कि जो सभी के लिए सुलभ हो, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि बेचारा गरीब परिवार का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, विकलांग बच्चा उसको नहीं पढ़ पा रहा है। पाठ्यचर्या में चुनौती व अवसर हो और विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हो, यानी केवल एक पक्ष पे केंद्रित नहीं हो, हर पक्ष का उसमें क्या हो, समावेश हो। ये कौन कहता है, एनसीएफ 2005 का सेकंड अध्याय, ठीक है। तो ये दोनों समावेशी माहौल और ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट, सीखने में निर्माणवाद की अवधारणा पे बल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना साहब। सीखने में निर्माणवाद, निर्माणवाद हम पढ़ते हैं और निर्माणवाद हमने भी पढ़ा था लर्निंग टॉपिक में। तो निर्माणवाद क्या है, निर्माणवाद ये तो कहता है कि बच्चे में बहुत संभावनाएं हैं और बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, उसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहता है कि विद्यार्थी व्यक्तिगत व सामाजिक रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, व्यक्तिगत रूप से यानी खुद भी निर्माण कर सकता है और वो सहायता लेके भी, किसी को देख के भी कर सकता है। अध्यापकों को ऐसे बालकों को प्रश्न पूछने की अनुमति जिसमें वे स्कूल में सिखाई गई बातों को बाहरी दुनिया से जोड़ सकें। और अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए इसके दौरान, कि वो ऐसी चीज़ें बताएं उनको ताकि वो अपने बाहरी जीवन से भी उसको जोड़ सकें, ज्ञान का निर्माण कर सकें। निर्माणवादी यही तो है कि टीचर की भूमिका तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो गया और खुद निर्माण कर रहा व्यक्तिगत हो गया। तो टीचर पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें, उनको ऐसी चीज़ें बताएं कि वो स्थानीय परिवेश से कैसे जोड़ें, अपने पूर्व अनुभव से कैसे जोड़ें, तो बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षा में निर्माणवाद की बात कौन करता है, एनसीएफ 2005। ये आया हुआ प्रश्न है 2013 थर्ड में कि निर्माणवाद का मूल आधार, वो सीटेट 2017-18 में जो एग्जाम हुई थी उसमें प्रश्न आया था, एनसीएफ 2005 निर्माणवाद का आधार क्या है। तो निर्माणवाद का आधार कौन है, एनसीएफ 2005 इसका आधार है, ठीक है, कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है और टीचर का दायित्व यही बनता है। यानी टीचर की भूमिका पूछ ले आपसे कि एनसीएफ 2005 में गुरुजी को रोल किया है, तो टीचर की भूमिका क्या है, सहयोगकर्ता की है। टीचर की भूमिका क्या है, सहयोगकर्ता की है, याद रखना टीचर की भूमिका, टीचर की भूमिका सहयोग करता,
ठीक है, याद रखना दोनों शब्द सबसे फैसिलिटेटर है, सहयोग करता है, उत्प्रेरक है, वो दोनों शब्द याद रखना। आ जाता है कई बार एग्जाम में कि गुरुजी को रोल क्यों है, वो सहयोगकर्ता को रोल भी होगा गुरुजी को, ठीक है। ज्ञान का निर्माण बच्चा करेगा, लेकिन वो इसलिए नहीं कि खुद टीचर निर्माण करके बताए, नहीं, बच्चे को करने दे, ठीक है। तो वो यहाँ सहयोगकर्ता की भूमिका निभाए, उत्प्रेरक मतलब मोटिवेटर के रूप में कार्य करे, उसको प्रेरणा दे, उसको प्रोत्साहित करे, उसको अंतः क्रिया का मौका दे, ठीक है। और अंतः क्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी बच्चों को मौका मिले, बच्चे सीधे अपने सवाल कर सकें और बच्चों की जिज्ञासाओं को वो शांत करे। तो कंप्लीटली प्रत्यक्ष अंतः क्रिया हो, एक तरफ अंतः क्रिया नहीं हो, द्वितरफ अंतः क्रिया हो, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये टीचर का रोल होता है एनसीएफ 2005 में। चतुर अनुमान को प्रोत्साहन, ठीक है ना। चतुर अनुमान क्या है? अरे मौका दो, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल अपन करते थे ना, खोजपूर्ण बीएड में आपको सिखाया गया होगा। बाकी तो बीएड आपने सबने फर्जी तरीके से की होगी, मुझे लगता नहीं कि ईमानदारी से किसी ने की है, वरना तो बहुत सारी चीजें वहीं थी, ठीक है। चतुर अनुमान करने का प्रोत्साहन दे कि वो अपने हिसाब से सोचे, उसका प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। तो चतुर अनुमान की बात कौन करता है? एनसीएफ 2005 करता है। प्रश्नों के उत्तर एक समान देने के लिए बच्चों पे बल ना दे। मैंने कहा ना कि वस्तुपरकता गलत है, वस्तुपरकता का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? वस्तुपरकता, वस्तुनिष्ठता का विरोध करता है कि एक प्रश्न के सभी के समान ही उत्तर होने चाहिए, नहीं, सबके अलग अलग उत्तर हो, बहुत बढ़िया रहेगा। उनके उत्तरों को पाठ्य पुस्तक से सीमित नहीं करे, पाठ्य पुस्तक से बाहर बच्चा अपने जीवन से जोड़ के बताता है तो स्वागत किया जाना चाहिए उसका। सीखने में अंतः क्रिया का महत्व है, इंटरेक्शन होना चाहिए, वह वातावरण, वस्तु और लोगों के कार्य और भाषा दोनों की मध्यस्थता से माध्यम से हो। सीखने में गतिविधि आधारित अधिगम हो, लर्निंग एक्टिविटी बेस, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लेस, करके दिखाएं हमारी चीज को, बच्चा स्वयं करे, ठीक है। तो गतिविधि जो एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो आज का कॉन्सेप्ट है एबीएल, वो एबीएल एनसीएफ 2005 इस बात का समर्थन करता है साहब। बालक स्वयं करे, खुद करे इसको, ठीक है, प्रयोग करे, निर्माण करे। तो स्वयं करे, फिर उसका प्रयोग करे और फिर निर्माण करे। सीखे हुए ज्ञान को करके देखे, ठीक है। तो गतिविधि का मतलब ये होगा कि खुद करे, करके देखे, ठीक है, और फिर उसको निर्माण करे उसकी सहायता से। तो ये गतिविधि आधारित अधिगम की बात करता है, अंतः क्रिया की बात करता है, चतुर अनुमान की बात करता है, और वस्तुपरकता का विरोध करता है, वस्तुनिष्ठता का ये विरोध करता है। ये दूसरा अध्याय था स्पेशली, ठीक है। तो दूसरे अध्याय में आपको स्पेशली यही याद रखना है कि यहाँ ज्ञान का सीखने का मतलब क्या है। सीखने का मतलब है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करे। सीखने का मतलब है बच्चा अर्थयुक्त निर्माण करे। सीखने का मतलब है बच्चा करके सीखे, बच्चा खुद प्रयोग करे, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करे। चतुर अनुमान को प्रोत्साहन दें। टीचर की भूमिका उत्प्रेरक की हो, सहयोगकर्ता की हो, ठीक है। सीखना यांत्रिक नहीं होना चाहिए, सीखना रटने पे आधारित नहीं होना चाहिए। सीखने को बच्चा अपने विद्यालय से जोड़े, अपने परिवेश से जोड़े, अपने समाज से जोड़े, ये सीखने का बेस होना चाहिए। सीखने में सामूहिक गतिविधि होनी चाहिए, सीखने में अंतः क्रिया प्रत्यक्ष होनी चाहिए, उसमें कोई मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए, सार्थक अधिगम होना चाहिए, अर्थयुक्त अधिगम होना चाहिए, ठीक है। उसमें बच्चा ज्ञान का निर्माण करना सीखे, याद रखना, ये इसकी बात करता है। संज्ञान कैसा है? संज्ञान का मतलब भाषा और क्रम के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझने की बात एनसीएफ 2005 करता है। और सीखने की सर्वोत्कृष्ट विधि की क्या होनी चाहिए? तो वो करके सीखना होनी चाहिए। इसके अलावा इसने जो चर्चा की है कि ऊब जाने का कारण क्या बताया है, ठीक है। सीखने में कोई ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह नहीं होनी चाहिए, वस्तुपरकता का इसने विरोध किया है, वस्तुनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, अलग अलग उत्तर आए, ठीक है। बच्चा स्वयं करे, गलतियां करें, गलतियां करने सीखने का पार्ट है, ठीक है। ये सब चीजों की चर्चा इसमें की है। इसमें यह भी याद रखना कि मान लीजिए प्रश्न पूछ लेता है कि अधिगम की 5 विधियों की चर्चा करता है, ठीक है ना। तो 5 विधियों में एक तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? करके सीखना। पिछली डेट में ये प्रश्न था, करके सीखना, ठीक है, करके सीखना। दूसरी विधि कौन सी हो जाएगी? निरीक्षण करके सीखना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देख के सीखे, निरीक्षण करके सीखना। तीसरी विधि कौन सी हो जाएगी? परीक्षण करके सीखना, प्रयोग करके सीखे हो, ठीक है, परीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। चौथी विधि हो जाएगी सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सामूहिक विधि जानते हैं आप? सामूहिक विधि का मतलब होता है वाद विवाद है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, डिबेट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो ये सब चीज़ें करे, वो सामूहिक गतिविधियाँ करे। और 5वीं विधि होती है मिश्रित विधि द्वारा सीखना, मिश्रित विधि द्वारा सीखना। ये 5 विधियों की चर्चा करता है। समझ में आ गया? एनसीएफ 2005 5 विधियों की चर्चा करता है। कौन कौन से? करके सीखना सबसे श्रेष्ठ विधि है, जहां बच्चा स्वयं करे, चाहे वो गलती करे, करने दो, ठीक है। दूसरा निरीक्षण करके, दूसरों को ऑब्जर्वेशन भी करे, वो दूसरों को देख के भी सीखे। परीक्षण यानी प्रयोग करके सीखे खुद।
चौथी सामूहिक का मतलब है डिबेट वगैरह, अंत्य क्रियाएं करे, सामूहिक वाद विवाद करे, ठीक है। और पांचवी मिश्रित विधि। मिश्रित विधि का मतलब होता है दो प्रकार की विधि होती है, एक पूर्ण विधि होती है, एक आंशिक विधि होती है। पूर्ण में आप सब कुछ पढ़ते हो और आंशिक के अंतर्गत मुख्य मुख्य पाठ पढ़ते हो। तो मिश्रित विधि का मतलब है कि संपूर्ण भी देखे और महत्वपूर्ण चीजों को भी देखे, दोनों का मिला जुला रूप होती है, वो कौन सी विधि होती है? मिश्रित विधि द्वारा सीखना। तो इन 5 विधियों की चर्चा ये करता है। ये अपने 2 जो हैं अध्याय जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।